आज के वीडियो में एक ऐसे पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मंथली 30,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी इनकी करंटली एज 40 ईयर्स की है और आने वाले 10 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इन्होंने जो फंड सेलेक्ट किया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है यूटीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, जिसमें 6,000 की ये एसआईपी करना चाहते हैं। ये पहला फंड इनका हो गया। दूसरा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, ये दूसरा फंड है। तीसरा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये तीसरा फंड इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद से एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, ये चौथा फंड है इनका। पांचवें फंड की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और छठे फंड की बात करें और अंतिम फंड जो है इनका एक्सिस स्मॉल कैप। तो टोटल 6 म्यूचुअल फंड को इन्होंने सेलेक्ट किया है एसआईपी करने के लिए। अब क्या ये फंड इनके टाइम होराइजन और इनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही है अथवा नहीं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और क्या आपके पोर्टफोलियो में ऐसे म्यूचुअल फंड शामिल होने चाहिए, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है और जो म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलता है। अब जैसे सर का जो टाइम होराइजन है वो 10 साल का है। 10 साल काफ़ी लंबा पीरियड है और इस दौरान जो इन्होंने लार्ज कैप का एक इंडेक्स फंड ले रखा है, ये बहुत फ़ायदा नहीं देगा इनके पोर्टफोलियो को लेकर के। क्यों? क्योंकि देखिए, लार्ज कैप में अगर आप बिल्कुल ही, अगर आपका टाइम होराइजन कम है, जैसे 5 साल से कम का है, तब आप इस प्रकार के लार्ज कैप के इंडेक्स को कंसीडर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप फ्लैक्सी कैप भी आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है, वहाँ से मैक्सिमम एक्सपोजर आपको लार्ज कैप का ही मिलता है। जैसे आपने पराग पारिक का लिया हुआ है तो वहाँ से 60% 65% तक आपको लार्ज कैप का ही एक्सपोजर मिलेगा। तो अलग से लार्ज कैप का इंडेक्स फंड लेने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से इस फंड को आपको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आप लार्ज कैप का इंडेक्स फंड लेना ही चाहते हैं तो लार्ज कैप में 3 तरीके के इंडेक्स हैं। पहला ये निफ्टी 50, इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है और निफ्टी 100 होता है। तो इससे कहीं बेहतर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 रिटर्न बना करके दे सकता है। वो दोनों जो है वो इससे वोलेटाइल तो थोड़ा जरूर होंगे, लेकिन रिटर्न आपको इससे ज़्यादा बना करके देंगे। जैसे कि लार्ज कैप की टोटल 100 कंपनीज होती हैं बीएसई और एनएसई में लिस्टेड, तो पहले सीरियल नंबर से लेकर के 50 सीरियल नंबर तक 50 कंपनी जो होगी, इनका जो इंडेक्स होगा इसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। और 51 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक जो कंपनी लिस्टेड हैं, यानी 50 के बाद वाली जो 50 कंपनी बचेगी उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं। और जो टोटल 100 कंपनी का इंडेक्स है उसको निफ्टी 100 इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इंडेक्स आपके टाइम होराइजन के हिसाब से सूटेबल नहीं हो सकता, तो मेरे हिसाब से इस फंड को आपको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। अगला फंड जो इन्होंने लिया हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, काफ़ी बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस है आज की डेट में। अगर आप लोग बात करें तो ये फंड अच्छा है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आपका मैक्सिमम एक्सपोजर जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही होना चाहिए 10 साल के टाइम होराइजन के हिसाब से। तो ये फंड काफ़ी अच्छा, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी बेहतरीन फंड है मिड कैप कैटेगरी का, इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगला फंड जो इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। देखिए, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है और हाइब्रिड में भी अगर आप देखेंगे तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ऊपर जो हमने यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की बात की, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात की, एचडीएफसी मिड कैप की बात की, तो ये प्योर इक्विटी है। प्योर इक्विटी यानी मैक्सिमम जो इसका एक्सपोजर होगा, कम से कम 65% आपको रखना है इक्विटी में। डेट में भी ये अपना एक्सपोजर रख सकते हैं, लेकिन डेट में जब आप अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं तो रिटर्न जो होता है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। लेकिन डेट वाला जो है वो डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको देगा, जब मार्केट में करेक्शन होगी तो आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचाएगा। अब जैसे 10 साल का टाइम होराइजन है, तो आज से अगर 10 साल पहले आप इक्विटी का किसी भी लार्ज कैप की बात कर लीजिए, मिड कैप की बात कर लीजिए, स्मॉल कैप की बात कर लीजिए, तो 10 साल में अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये इस तरीके से भले वोलेटाइल होते होते ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा, जबकि डेट जो है वो एक फिक्स रिटर्न ही आपको देता है, 6 से 8% का ही देता है। तो जब आपका टाइम होराइजन लंबा है जैसे 10 साल, तो आपको डेट से बचना चाहिए। और जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि इक्विटी और डेट दोनों में एक्सपोजर लेता है। अगर इक्विटी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, परफॉर्मेंस दे रही है, तो इक्विटी में अपने प्रपोर्शन को बढ़ा देते हैं, और अगर इक्विटी करेक्शन हो रही है, गिर रही है, तो वो डेट में अपने प्रपोर्शन को बढ़ा देते हैं।
लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो इक्विटी ही आपको रिटर्न बना करके देगा। तो आपके टाइम होराइजन के हिसाब से ये फंड बेहतरीन नहीं हो सकता आपके पोर्टफोलियो के लिए। देखिए, इंडिविजुअली अगर आप फंड की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड काफ़ी बेहतरीन है और हाइब्रिड कैटेगरी के डायनेमिक एसेट एलोकेशन में ये टॉप परफॉर्मर है। और इनका एवीएम अपने कैटेगरी तो छोड़िए, म्यूचुअल फंड की जितनी भी कैटेगरी होती है सब में सबसे बड़ा एवीएम इन्हीं का है, लगभग 1 लाख करोड़ को ये टच करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर आपको आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो कोई दूसरे प्रॉब्लम की दवा आप वहाँ पर नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। इसी प्रकार से जब आपका टाइम होराइजन और टाइम और साथ ही साथ रिस्क एपेटाइट जैसा हो उसके अनुसार ही आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड तभी आपको सेलेक्ट करना चाहिए जब आप रिटायर हो चुके हैं और एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक स्टेबल फंड की तलाश आपको है, या फिर अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से कम का है तब आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है और रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा है, आप रिस्क ले सकते हैं और जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आने वाले 10 साल तक बिल्कुल भी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो ये फंड आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अगले फंड की बात करें तो अगला फंड आपने ले रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। देखिए, आपका 10 साल का टाइम होराइजन है, नो डाउट हमें लार्ज कैप में प्योर लार्ज कैप लेने से हमें बचना चाहिए और लार्ज कैप का इंडेक्स लेने से बचना चाहिए। लेकिन लार्ज कैप भी हमारे पोर्टफोलियो में जरूरी है क्योंकि जब मार्केट करेक्ट करती है तो कितना भी एग्रेसिव इन्वेस्टर क्यों ना हो उसमें पैनिक सिचुएशन आती ही आती है। आज से अगर आप लोग 2020 की बात करेंगे, 4 साल पहले जब कोरोना का सिचुएशन आया था तो बहुत अच्छे अच्छे रिटेल इन्वेस्टर जो कि बहुत रिस्क एपेटाइट उनका था, लेकिन मार्केट करेक्शन और इस प्रकार से सेंटिमेंट्स बन गए थे कि लोग निगेटिव में भी अपने पैसे को निकाल रहे थे। तो जब इस प्रकार के सेंटिमेंट्स मार्केट में आते हैं तो लार्ज कैप का जो पोर्टफोलियो होता है वो हमें एक डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा प्रोवाइड करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप गिरेगा, उसके बाद मिड कैप गिरेगा और सबसे कम लार्ज कैप गिरता है। तो पराग पारिक में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है। नो डाउट अभी हम लोग प्योर मिड कैप की बात किए हुए हैं, अभी आगे हम लोग प्योर स्मॉल कैप की बात करेंगे। अब पराग पारिक फ्लैक्सी कैप जो है इसमें फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी में भी कितना एक्सपोजर रख सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि 65% आपको इक्विटी में रखना होता है। ठीक है, तो पराग पारिक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ये आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अभी हम लोग कितना फंड अलॉट करेंगे वो बात की बात है, अभी हम लोग केवल फंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना अमाउंट अलॉट करना है वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो पराग पारिक आप रख सकते हैं, या ये एक तरीके से आप लार्ज कैप की तरह कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्योर लार्ज कैप लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद से अगला फंड जो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप। अगर आप देखेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से, बंधन स्मॉल कैप से, टाटा स्मॉल कैप से, तो आपको इनका परफॉर्मेंस डाउन लगेगा। लेकिन जब से सिंस इंसेप्शन अगर आप इनका रिटर्न देखेंगे तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर अपने आप को साबित किए हुए हैं। इसी प्रकार से एसबीआई स्मॉल कैप का अगर आप डेटा देखेंगे तो वो भी आपको अंडर परफॉर्म करते हुए दिखेगा, लेकिन अगर सिंस इंसेप्शन उनका रिटर्न देखेंगे तो 25% से ऊपर का रिटर्न है। तो नो डाउट एक्सिस स्मॉल कैप बेहतरीन प्रोडक्ट है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में कभी भी निगेटिविटी ना आए कि निपॉन इससे बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, टाटा इससे बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, क्वांट इससे बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि 2 क्वार्टर से क्वांट का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है जब से सेबी का सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया गया। हालांकि उसका कोई आउटकम नहीं आया, लेकिन नो डाउट उनका परफॉर्मेंस डाउन तो हुआ है। तो हमें आपने एक स्मॉल कैप कैटेगरी में केवल एक ही फंड ले रखा है, तो आपको जैसे आपने मिड कैप कैटेगरी में 2 फंड लिया था उसी प्रकार से स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एटलीस्ट आपको 2 फंड लेकर के चलना चाहिए। अब एक्सिस स्मॉल कैप को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्मॉल कैप में आपको लेना चाहिए वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को आप कंसीडर कर सकते हैं, निपॉन स्मॉल कैप को। ठीक है, अब हमारा स्मॉल कैप में 2 प्रोडक्ट हो गया। मिड कैप में आपने मोतीलाल को लिया हुआ है और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को लिया हुआ है। तो 2 हमारा मिड कैप का हो गया और 1 हमारा ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया। टोटल 5 फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो चुके हैं और ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करने वाले इस समय फंड हैं। तो टोटल 5 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं 30,000 के पोर्टफोलियो के हिसाब से। अब अगर हम लोग फंड की बात करें कि कितना फंड हमें अलॉट करना चाहिए, तो चूंकि 10 साल का आपका टाइम होराइजन है और अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, बीच में पैसे निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। आप अपना 60% पैसा जो है वो स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, 30% पैसा जो है वो मिड कैप में, और बाकी का जो 10% बचा वो फ्लेक्सी कैप के थ्रू जो लार्ज कैप का हम लोग एक्सपोजर ले रहे हैं उसमें आप डाल सकते हैं। तो 60% अगर आप देखेंगे 30,000 का तो ये आता है 18,000। अब स्मॉल कैप में 2 प्रोडक्ट हमने ले रखा है, एक्सिस स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप। तो निपॉन स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो लमसम बंद है, तो यहाँ पर आप 18,000 में से
12,000 आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में डाल दीजिए, बाकी का जो 6,000 बचा वो एक्सिस स्मॉल कैप में डाल दिया। अब एक्सिस को मैंने कम क्यों पैसे अलॉट किए हैं, इसलिए किया है कि जब भी आपको मार्केट में करेक्शन होगा और आप लमसम करना चाहेंगे तो इसी में लमसम अलाउड है इन दोनों प्रोडक्ट में से, तो आप इसमें लमसम करेंगे तो ये अमाउंट जो आपका कम है वो धीरे धीरे एडजस्ट होता रहेगा इसके बराबर। क्यों? क्योंकि लमसम आप इसी में केवल कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सिस स्मॉल कैप में 6,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप 12,000 पेमेंट कर सकते हैं एज ए SIP। ठीक है, अगला प्रोडक्ट जो हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करेंगे, इसमें हमें मिड कैप में हमें 30% डालना है। 30,000 का 30% 9,000 आता है। अब अगर हम लोग मोतीलाल ओसवाल की बात करें और HDFC मिड कैप दोनों की बात करें तो दोनों में लमसम अलाउड है। तो 9,000 में से 4,500 आप मोतीलाल ओसवाल को दे सकते हैं और 4,500 आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को दे सकते हैं। अब बचा हमारा 10%। 30,000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो 3,000 आता है, जो कि आप पराग पारिक को दे सकते हैं। पराग पारिक में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3,000 का आप कर सकते हैं। तो टोटल 5 प्रोडक्ट हमने आपके पोर्टफोलियो के लिए एक तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट किया। पहला, स्मॉल कैप की बात करेंगे तो 60% एक्सपोजर के साथ एक्सिस स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सिस में 6,000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 12,000। मिड कैप की बात करेंगे तो 2 प्रोडक्ट मोतीलाल ओसवाल और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 4,500 दोनों में आप दे सकते हैं। इसके बाद से पराग पारिक में आप 3,000 कर सकते हैं। तो सभी फंड को जोड़ दें तो 6, 12, 18 और ये दोनों मिलाकर के 9, 18, 9, 27 और 3 मिलाकर के 30,000 का आपका टोटल मंथली SIP यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो होगा। मार्केट जब भी करेक्ट करेगी तो आप इसमें आपको फंड वोलेटाइल होने की वजह से आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे एक तरीके से लमसम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।